हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पीपीएससी जेई के जितने भी पंजाब में जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जेई एंड एसडीओ के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब क्वेश्चन जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं उन सब का हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड सोल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारा थर्ड वीडियो है। आज हमारा थर्ड वीडियो है प्रीवियस पेपर्स का, जिसमें हमने आपको सब्जेक्ट वाइज क्या कराना है, पूरे पेपर्स को स्टडी कराना है। तो जो हमारा कौन सा चल रहा है टॉपिक, सर्वेइंग चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय हेल्प ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट एरियाज़ को कवर अप कर रहे हैं और हम लोग इस तरीके से डिटेल्ड सोल्यूशन दे रहे हैं कि अगर उस एरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मेन मोटो है। मेन मोटो ये नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाना है, उसका ऑप्शन ABCD टिक करना, नो। इससे क्या होगा कि अगर वो क्वेश्चन आता है सेम तो आप तो सॉल्व कर दोगे, अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीज़न, क्योंकि हमें उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए थ्योरी से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या है, मेन पॉइंट है। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आएँ और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्वेइंग पार्ट 03 है और इसमें जो भी पेपर है PPSC जेई का जो आपने देखा है, वाटर सप्लाई, वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, PSPCL हुआ, PSTCL एंड जूनियर ड्राफ्टमैन। ठीक है, जूनियर ड्राफ्टमैन, जो ये 5 पेपर हैं वहाँ पे 5 to 6 पेपर जो होने वाले हैं, जिनको मर्ज भी किया जाने वाला है, जिसमें एक कॉमन पेपर होगा और एक JDM का होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे PPSC जेई अलग से लिखा है। ठीक है ना, जैसे PPSC जेई में आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड मैनेजमेंट हो गया, और आपका वाटर सप्लाई हो गया, पंचायती राज हो गया, मंडी परिषद हो गया, पुड्डा हो गया, जितने भी वहाँ पे एग्ज़ाम्स निकलने वाले हैं जिनको PPSC ने कंडक्ट कराना है। तो जैसा सुनने में आ रहा है कि इन सब का एक मर्ज होकर के एक सिंगल पेपर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है PPSC जेई। PSPCL अपना अलग से पेपर कंडक्ट कराएगा, PSTCL अपना अलग से कराएगा और जूनियर ड्राफ्टमैन का अपना अलग से पेपर होगा। तो हम इन सब पेपरों को ध्यान में रख करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पीछे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके टाइम को ज़्यादा हम लोग वो नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, बाकायदा हमने यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम में आया है, बट मेन क्या हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, जिससे हमारे को एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द RL ऑफ द BM इज, मतलब हमारे को दे रखा RL ऑफ ए BM। तो डियर स्टूडेंट्स, BM का मतलब क्या है यहाँ पे, बेंच मार्क। तो आज हम लोग आपको यहाँ पे बेंच मार्क के बारे में सारा कुछ समझाएंगे कि कितने टाइप्स के बेंच मार्क होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 4 टाइप्स के बेंच मार्क होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द GTS, ठीक है, ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे। सेकंड हमारे पास है परमानेंट बेंच मार्क। थर्ड वन इज़ द आर्बिट्री बेंच मार्क एंड फोर्थ वन इज़ द टेम्पररी बेंच मार्क। ठीक है ना, तो 4 तरीके के बेंच मार्क होते हैं। बेंच मार्क किसको बोला जाता है, जिस पॉइंट का RL हमको नॉन होता है अबव द डेटम, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच मार्क बोलते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूँ आपको, बेंच मार्क कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है, जो ऑलरेडी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेम इसी वीडियो में। परंतु जो हमारे पास क्या है, बेंच मार्क, ठीक है ना, जो बेंच मार्क है इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेंच मार्क, सिंपल सा, जिस पॉइंट का RL मीन्स रिड्यूस लेवल हम लोगों को नॉन है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच मार्क बोलते हैं। ओके, RL ऑफ बेंच मार्क हमारा कितना देर का डिस्टेंस, 100 देर का है, 100.00 मीटर गिवन कर रखा है। ओके, बैक साइड, कौन सा साइड डिस्टेंस, बैक साइड, ये हमारे को गिवन किया है क्वेश्चन में, बैक साइड इज 1.215 मीटर, ये हमारे को बैक साइड दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बैक साइड कौन सा साइड होता है, बैक साइड वो साइड होता है जो फर्स्ट रीडिंग होता है, और इस रीडिंग को कहाँ पे लिया जाता है, जिस पॉइंट पे RL नॉन होता है,
पहले बार जब हम लोग स्टाफ को क्या करेंगे, पुट करेंगे, जब स्टाफ को हम लोग फील्ड में लेके जाएंगे, जो फर्स्ट रीडिंग होगी सर्वे वर्क का फर्स्ट रीडिंग जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैक साइड रीडिंग कहेंगे। और वो बैक साइड रीडिंग ऑलवेज बेंच मार्क पे कंसीडर की जाती है, मींस उस पॉइंट पे कंसीडर की जाएगी जिस पॉइंट का आपको आरएल नॉन होगा, उस रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक साइड रीडिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उस रीडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक साइड रीडिंग बोलेंगे। तो दूसरा अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो बैक साइड हमारे को क्लियर हो गया, बैक साइड क्या है। नेक्स्ट हमारे को दे रखा है फोर साइड, ठीक है जी, फोर साइड, फोर साइड, ठीक है। इसको हम, ये कितना हमारे पास 1.870 मीटर, इसको हम लोग बोलते हैं BS, इसको हम लोग बोलते हैं FS। डिस्टेंस एक होता है हमारे पास IS मतलब हो गया इंटरमीडिएट साइड। तो इस चीज़ को हमने ऑलरेडी इससे पहली वाली वीडियो में भी अच्छे से पढ़ रखा है कि बैक साइड क्लियर हो गया, फोर्थ साइड। आज मैं आपको इसमें क्वेश्चन दे रखा बहुत अच्छा, वहाँ पे तीनों चीज़ समझ में आने वाली हैं, ध्यान से देखते जाइए। RL ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। RL ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन, ये डिस्टेंस रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में कराया है सेम। देखिए, जब भी आपको RL पूछा जाए फॉरवर्ड स्टेशन का, तो हमारे पास डिस्टेंस टू मेथड्स होते हैं। जो मेथड्स है हमारे पास वो टू मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द HI मेथड। HI मेथड का मतलब क्या, डिस्टेंस, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। एंड सेकंड वन इज़ द राइज एंड फॉल्स मेथड। कौन सा है, राइज एंड फॉल्स मेथड। दो तरीके के हमारे पास क्या है, मेथड्स है, राइज एंड फॉल्स मेथड, HI मेथड। तो डिस्टेंस जब भी आपको इस तरीके का सिनेरियो दे रखा हो, एक आपको RL दे रखा है, दो साइड्स दे रखी हैं और तीसरा आपको RL पूछा है, तो सिंपली हम लोग किस मेथड को यूज करेंगे, जनरली वी यूज्ड, ठीक है, जनरली वी यूज HI मेथड। बट एग्जाम में पूछा जाए इन दोनों में से बेस्ट रिजल्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो राइज एंड फॉल्स मेथड आपको बेस्ट या एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है कंपेयर टू HI मेथड, ठीक है। तो HI मेथड क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। HI मेथड कहता है, सबसे पहले हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करना है। ओके, क्या पता करना है, डिस्टेंस, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, ये होता है हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू RL एट बेंच मार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। ये कांस्टेंट रहेगा जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को क्या नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। आप जब इंस्ट्रूमेंट को आप चेंज करेंगे तब ही ये वैल्यू क्या करेगी, HI का वैल्यू चेंज होगा। अगर आपने एक ही जगह पे अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा तो ये इसका वैल्यू क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमको पता करना है RL एट एनी पॉइंट। तो अगर आपको RL किसी भी पॉइंट पे पता करना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग, यस और नो, स्टाफ रीडिंग एट दैट पॉइंट, यस और नो स्टूडेंट्स, एट दैट पॉइंट। तो ये हमने क्या रखना है, यूज़ करना है। जब भी HI मेथड या इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में, तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पता करते हैं, HI कितना होगा हमारे पास। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, RL ऑफ बेंचमार्क इक्वल टू 100.0 मीटर प्लस बैक साइड इज 1.215 मीटर। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 101.215 मीटर इज द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बट हमको क्या पता करना है, RL एट हमको पता करना है डिस्टेंस RL एट फॉरवर्ड स्टेशन, यस और नो, कौन सा स्टेशन, फॉरवर्ड स्टेशन। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये सब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए, बट एग्जाम में हमने ये सब नहीं लिखना होता है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। वहाँ पे तो सिंपल सा है, ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, ओनली 10 सेकेंड में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट अगर मेरे को खुद को सॉल्व करना होता तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट HI, अब ये फॉर्मूला लिखने की थोड़ा ना जरूरत होती है एग्जाम में। एग्जाम में फॉर्मूला सब थोड़ा ना लिखते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट वहाँ पे तो क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा RL एट एनी पॉइंट, RL एट फॉरवर्ड स्टेशन इक्वल टू HI कितना है 101.215
माइनस स्टॉप रीडिंग एट दैट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, फॉरवर्ड पॉइंट पे, तो वहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है, स्टॉप रीडिंग 1.870 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा इसका, वो वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट्स 99.345। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा आपको वो मिलेगा 99.345। देखिए कैसे 5 जीरो, आपको बताइए कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, और ये क्वेश्चन हमने पहले से करा रखा है ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, यस और नो, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये कौन से टॉपिक का है डियर स्टूडेंट्स, ये कर्व का क्वेश्चन है। किसका, ये कर्व। अब आपको पता है कर्व जो हम लोग पढ़ते हैं वो कितने तरीके का पढ़ते हैं, 2 तरीके का कर्व पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन सा डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल कर्व एंड सेकंड वन इज द वर्टिकल कर्व। कौन सा कर्व है, वर्टिकल कर्व। अब ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल कर्व का है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्टिकल कर्व का। क्या पूछा उन्होंने, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व भी कितने तरीके के डिस्टेंस, 2 तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है समिट, ठीक है, समिट कर्व, और एक होता है वैली कर्व, यस और नो, समिट कर्व और वैली कर्व। बट हमारे को जब आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आएगा लेंथ ऑफ समिट कर्व या वैली कर्व, बट यहाँ पे उन्होंने किसका पूछा है, वर्टिकल कर्व का पूछा है। तो जब भी वर्टिकल कर्व का लेंथ पूछा जाए, आपने क्या रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है प्लीज़। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, G1 परसेंटेज माइनस G2 परसेंटेज अपॉन R परसेंटेज, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास किसको बताएगा, ये बताएगा लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, ठीक है जी, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। तो अब हम लोग देख लेते हैं G1 G2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, G1 G2 जो हमारे को दे रखे हैं, ये यहाँ पे ग्रेड दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ग्रेड। तो G1 का जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, अपग्रेड। इफ़ एन अपग्रेड ऑफ 1.5% इज फॉलोड बाय डाउनग्रेड, ठीक है। जो अपग्रेड है वो किसको फॉलो कर रहा है, डाउनग्रेड को फॉलो कर रहा है। डाउनग्रेड ऑफ 0.5% एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, जो हमारे पास स्मॉल r है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, ठीक है, ग्रेड पर चेन लेंथ, ठीक है ना, पर चेन लेंथ। अब चेन लेंथ कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक चेन की बात करेगा, जिसमें एक हमारे पास कौन सा 20 मीटर और दूसरा कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स 30 मीटर। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। और G1 G2 क्या हमारे पास ग्रेड हैं, कि अब ध्यान देना, अपग्रेड के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव साइन जो हम लोग यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज्ड फॉर अपग्रेड, ठीक है ना, किसके लिए, अपग्रेड के लिए। और माइनस साइन यूज फॉर डाउनग्रेड, ठीक है ना, डाउनग्रेड, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जब पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, G1 का वैल्यू क्या है, परसेंटेज में लेना डियर स्टूडेंट्स 1.5%। हमने क्या लिया, प्लस साइन, वाई, बिकॉज 1.5 इज द अपग्रेड, मतलब पॉजिटिव है, एंड डाउनग्रेड माइनस, और डाउनग्रेड के लिए क्या होगा, -0.5 माइनस 0.5% अपॉन R क्या हमारे को दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, 0.2% बाय 20 मीटर, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 1.5% माइनस प्लस मीन्स कितना हो गया, 2.0 डिवाइड में, ये किस में, परसेंटेज में, ये कितना हो जाएगा 0.2%। और आपको पता है ये 20 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए। तो फाइनली कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 200 मीटर इज द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व,
क्या है डिस्टेंस? लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। तो काफ़ी बार एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। तो सिंपल सा क्या होता है डिस्टेंस G1 माइनस G2 परसेंटेज में जो ग्रेड है हमारे पास। अगर सपोज ये डाउन ग्रेड होता पहला वाला और ये अप ग्रेड होता तो इस वाले को क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस। इसको भी क्या लिखते हैं? ये प्लस था पर क्या हो जाता? माइनस हो जाता। ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? डिस्टेंस 200 मीटर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में? यस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन हो गया। पहले वाले का क्या था? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखिए ध्यान से। ओके तो यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस, हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन कर रखा है, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंटों को एक एक पॉइंट को समझना है। ए प्लान ऑफ एन एरिया ड्रॉन विद ए ओरिजिनल स्केल। क्या गिवन कर रखा है डिस्टेंस आपको? ओरिजिनल स्केल कितना दिया डिस्टेंस? ओरिजिनल स्केल है आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। यस और नो? आपको पता है जब स्केल हम लोग क्या करते हैं, जो 1 सेंटीमीटर ये किस पे? ऑन पेपर। यस और नो? ऑन पेपर। और ये किस पे होता है? ऑन ग्राउंड। कहाँ पे डिस्टेंस? ये ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में जब आप देख रहे हैं जो 10 मीटर है उसी को 1 सेंटीमीटर किस पे लेकर चलते हैं हम लोग? पेपर पे लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ये पेपर है इस तरीके का, तो अगर आपको इस पर कोई भी प्लान बनाना है तो आपको पता है कि हम लोग इस पर पूरे इंडिया को भी दिखा देते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरा इंडिया इस पर आ जाएगा? नहीं। परंतु जब हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं, ठीक है, या प्लान बनाते हैं, तो उसमें ग्राउंड की जो डिस्टेंस होती है उसको कुछ कम कंसीडर करके हम लोग इस तरीके से स्केल ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हैज श्रंक सच दैट ए लाइन ओरिजिनली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द प्लान। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लिख रहे हैं ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए लाइन। तो डिस्टेंस किसके इक्वल है? ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना डिस्टेंस? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेजर नाउ 14.5 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ लाइन आफ्टर श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब क्या होना? छोटा हो जाना। तो डिस्टेंस वो कितना हो गया? 14.5 सेंटीमीटर। ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन रहा हो, जो लेंथ पहले कितना था? 15 सेंटीमीटर का था जब वो श्रिंक नहीं किया था, बट आफ्टर सम टाइम लेंथ क्या कर गया? श्रिंक कर गया। जैसे कपड़ा होता कोई भी, तो कपड़ा पहले क्या होता है, एक बिल्कुल प्रेस करके रखो, उसके बाद क्या है, वो बाद में क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है। मीन्स जो एक्चुअल लेंथ होती है वो उसकी क्या कर जाती है? रिड्यूस कर जाती है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? श्रिंकेज बोल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पूछ रहा वो द श्रिंक स्केल इज गिवन बाय। तो हमसे किसका वैल्यू पूछा है यहाँ पे? श्रिंक स्केल का। श्रिंक स्केल, तो डिस्टेंस श्रिंक स्केल का फॉर्मूला आपने याद रखना है। श्रिंक स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? श्रिंक स्केल का फॉर्मूला है ओरिजिनल स्केल मल्टीप्लाई श्रिंकेज रेशियो। किसके इक्वल है डिस्टेंस? श्रिंकेज रेशियो इसके इक्वल है। प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। श्रिंक स्केल इक्वल टू ओरिजिनल स्केल मल्टीप्लाई में श्रिंकेज रेशियो। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द श्रिंकेज रेशियो। ओके, श्रिंकेज रेशियो, इसी को दूसरा हम लोग किसके नाम से जानते हैं? डिस्टेंस फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे देखिए मेजर्ड
मेजर्ड लेंथ आफ्टर श्रिंकेज डिवाइड में ओरिजिनल लेंथ बिफोर श्रिंकेज। ठीक है, क्या हो गया डिस्टेंस बिफोर श्रिंकेज। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इस टॉपिक को समझ लेना है। श्रिंकेज रेशियो ऑब्लिक फैक्टर इक्वल टू मेजर्ड लेंथ आफ्टर श्रिंकेज अपॉन ओरिजिनल लेंथ बिफोर श्रिंकेज। तो डिस्टेंस क्या वैल्यू बन जाएगा, व्हाट इज द श्रिंकेज रेशियो, एस डॉट आर कहिए और एस डॉट एफ इक्वल टू क्या होगा, मेजर्ड लेंथ आफ्टर श्रिंकेज, कितना गिवन कर रखा क्वेश्चन में 14.5 सेंटीमीटर, एंड ओरिजिनल लेंथ बिफोर श्रिंकेज, जो ओरिजिनल लेंथ था डिस्टेंस वो हो गया 15.0 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है, श्रिंकेज स्केल। तो श्रिंकेज स्केल आप बता सकते हैं सिंपल सा, बोले क्या होगा, श्रिंकेज स्केल इक्वल टू किसका हो जाएगा डिस्टेंस, ओरिजिनल स्केल क्या दे रखा हमारे को 1 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है ओरिजिनल स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। इस तरीके से हम लोग उसको किस में लिख ले रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। एक बार देखिए, मल्टीप्लाई क्या डिस्टेंस, श्रिंकेज रेशियो, क्या डिस्टेंस श्रिंकेज रेशियो, देख लीजिए ध्यान से एक बार, फिर बाद में आपको समझ में नहीं आए, क्या डिस्टेंस श्रिंकेज रेशियो, ये क्या है ओरिजिनल स्केल तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। ओके, मल्टीप्लाई श्रिंकेज रेशियो का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 14.5 सेंटीमीटर बाय कितना हो जाएगा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, यस और नो। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या होगा, देखिए ये हमने किस में, अभी एक मिनट देखिए, श्रिंकेज स्केल हमने क्या बताना है, हम इसको कैसे, देखिए सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर बाय मीटर में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो चुका है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड में 14.5, यस और नो, तभी तो मैं लिख पाऊंगा ना। ओरिजिनल स्केल इक्वल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर बाय, ये मीटर के क्या आ जाएगा, इक्वलेंट आ जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा, ओरिजिनल स्केल को लिखा, ये कौन सा है ओरिजिनल स्केल को मैंने क्या लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर को मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर। तो सेम जब मैं क्या करूँगा, श्रिंकेज स्केल को देखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर बाय इक्वल दिस मीटर के इक्वलेंट आ जाएगा। तो आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए डियर, सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड में 150 बट्टा 14.5। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि 10.5, 10 से ज़्यादा आना चाहिए, 10 से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, ये बोलिए। अगर 150 को 14.5 से डिवाइड करेंगे तो मोर देन 10 आएगा। तो हम लोग अपना आंसर देखते हैं, क्या क्या दे रखा है हमारे को, क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 10.34, 10.97, 0.97, 9.70। मीन्स तुक्के भी लगाने हैं तो सोच समझ के लगाने, ये नहीं कि बस मेरा मन किया सर मैंने लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बस अब हमारे को इन दोनों में चेक करना है कौन सा है, 10.34 और 10.97। तो डिस्टेंस इतना सा कैलकुलेशन तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब फाइनली देखेंगे तो 10.34 क्या आएगा, ये हो जाएगा, सॉरी क्या लिखेंगे डिस्टेंस, इसको लिख देंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर अपॉन 10.34 मीटर। तो श्रिंकेज स्केल क्या हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10.34 मीटर के इक्वल हो गया। ये हमारे पास क्या था डिस्टेंस, आंसर था। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को क्या कर गए, समझ गए। कुछ फॉर्मूले और भी हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिससे अगर कभी ये किसके केस में था डिस्टेंस, ये था हमारे पास लेंथ के केस में। अगर क्वेश्चन आता है किसके केस में, एरिया के केस में, कि करेक्ट लेंथ बताइए, तो करेक्ट लेंथ कैसे बताएंगे डिस्टेंस, ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछा जाए, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे किसके कारण हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए इस टॉपिक को। एरर ड्यू टू श्रिंकेज इन मैथ, ठीक है,
तो प्लीज़ इस पॉइंट को समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अभी तो आपसे क्या पूछा गया था, अभी तो आपसे पूछा गया था श्रिंकेज स्केल, तो आपने बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए करेक्ट लेंथ, फर्स्ट फॉर्मूला क्या डिस्टेंस, करेक्ट लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मेजर्ड लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, श्रिंकेज रेशियो के इक्वल हो जाएगा। देखिए ध्यान से। सेकंड, अगर आपसे क्या पूछा जाए डिस्टेंस, आपसे पूछा गया है करेक्ट एरिया, क्या पूछा गया डिस्टेंस, करेक्ट एरिया, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे डिस्टेंस, मेजर्ड एरिया बाय श्रिंकेज रेशियो का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर आपसे थर्ड पूछा जाए डिस्टेंस करेक्ट वॉल्यूम, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर, मेजर्ड वॉल्यूम बाय श्रिंकेज रेशियो का होल क्यूब। बाय हेल्प ऑफ दीज थ्री फॉर्मूला आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो, क्या कर सकते हैं डिस्टेंस, सॉल्व कर सकते हैं। ये कब है, एरर ड्यू टू श्रिंकेज इन द मैप। अगर जो मैप है जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें श्रिंक हो गया है। श्रिंक का सिंपल सा मतलब है कि पहले कोई लेंथ 10 सेंटीमीटर का था या अब वो लेंथ कितना हो गया है, लेस देन 10, मीन्स 9.50, 9.9, 9.8 इस सेंटीमीटर का रह गया है। इसका सिंपल सा मतलब है, श्रिंकेज का मतलब वो क्या कर गया, श्रिंक कर गया है। तो ठीक है, तो प्लीज़ अब आपने क्या देखना है, इसको ध्यान से रखना है। और आपसे अगर पूछा जाए श्रिंकेज रेशियो का जो वैल्यू होगा, डिस्टेंस, वो ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 1 होगा। रीजन, क्योंकि श्रिंक करने के बाद जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, लेसर होगी कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, तभी तो श्रिंक किया है ना। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखा था कि 14.5, ओरिजिनल कितना था 15, आप इसको डिवाइड करिए, जब डिवाइड करेंगे ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, लेस देन क्या होगा, 1 होगा। क्या ये कभी इक्वल हो सकता है क्या, अगर इक्वल, कब इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना। श्रिंकेज रेशियो ऑलवेज लेस देन 1, क्लियर हो गया, नेवर ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कब था डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे जब एरर ड्यू टू श्रिंकेज इन मैप था। एक फॉर्मूला और है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको क्या हो जाएगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड देखिए, थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग क्या कर लेते हैं, कम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोगों ने देखा था एरर ड्यू टू श्रिंकेज इन मैप। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिवाइज्ड स्केल, या फिर रिवाइज्ड क्या कह सकते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स। ठीक है ना, रिवाइज्ड, तो इसको हम लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल स्केल मल्टीप्लाई में श्रिंकेज रेशियो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे, रिवाइज्ड स्केल इक्वल टू ओरिजिनल स्केल मल्टीप्लाई श्रिंकेज रेशियो, या फिर होता है एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो सेम, ये इससे भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। रिवाइज्ड, ये हो जाएगा डिस्टेंस, रिवाइज्ड RF इक्वल टू ओरिजिनल RF मल्टीप्लाई में श्रिंकेज रेशियो। अब डिस्टेंस, एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया है, वो हमारे पास है RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, मतलब लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन मैप। ठीक है, ऑन मैप ऑब्लिक प्लान। ठीक है, सेम मतलब लेंथ
ऑफ सेम लाइन ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो आरएफ में हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग किस में लेके चलेंगे, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे भी हम लोग किस में लेकर के आएंगे, सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आरएफ वही है जिस लाइन को जब हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते टाइम मान लेते हैं एक लाइन जो है उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है ऑन मैप, और ग्राउंड पे कितना है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब जैसे स्केल देखिए, आपके पास स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो आप इसका आरएफ बताइए, आरएफ क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होगा। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आरएफ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर कहाँ पे है, लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन पेपर, ठीक है, इक्वल टू अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, नीचे आएगा लेंथ ऑफ सेम लाइन ऑन द ग्राउंड, बट किस में वो कितना हमारे पास 10 मीटर। परंतु आरएफ क्या कहता है कि दोनों का क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मैं मीटर को हटा के यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। तो आरएफ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका आरएफ इक्वल टू आ जाएगा 1/1000। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट और क्या जो है पॉसिबिलिटीज़, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे एग्जाम में आने की, वो सारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास है एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल। क्या डियर स्टूडेंट्स, एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, करेक्ट लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने यहाँ पे, करेक्ट लेंथ। तो करेक्ट लेंथ फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, करेक्ट लेंथ इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, मेजर्ड लेंथ मल्टीप्लाई में रॉन्ग आरएफ अपॉन ओरिजिनल आरएफ। या फिर दूसरा और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, दूसरा और क्या लिख सकते हैं इसको, आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल। ठीक है ना, दूसरा क्या लिख सकते हैं इसको, मैं और दूसरा अच्छे तरीके से लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, एम एल मेजर लेंथ मल्टीप्लाई में रॉन्ग, हम लोग लिख सकते हैं इसको आरएफ ऑफ, या फिर ऑफ को हटाओ, ठीक है ना, आरएफ रॉन्ग स्केल अपॉन क्या हो जाएगा, आरएफ करेक्ट स्केल। ठीक है, करेक्ट स्केल। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। किस में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, अगर एरर किस में है हमारे पास, एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल, तो आरएफ रॉन्ग स्केल, आरएफ करेक्ट स्केल मल्टीप्लाई में मेजर लेंथ इक्वल टू क्या जाएगा डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट लेंथ। तो आज ये आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट एरिया। क्या डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट एरिया, ये किसके इक्वल है, मेजर्ड एरिया मल्टीप्लाई में आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल, ठीक है ना, आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड में आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल। ओके, करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर। थर्ड है डियर स्टूडेंट्स करेक्ट वॉल्यूम। ठीक है ना, क्या डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट वॉल्यूम इक्वल टू मेजर्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाई में आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड में आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल। ठीक है ना, करेक्ट स्केल। कोई भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, इससे सही कर सकते हैं। आरएफ पता चल गया आपको, जैसे कोई भी हमारे को स्केल गिवन किया है, स्केल गिवन किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है,
100 मीटर। तो बोलिए RF क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1 डिवाइड में 100 मीटर। अब हमने क्या करना है, दोनों की डायमेंशंस को सेम बना देना है। तो 1 सेंटीमीटर और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, 100 तो 100 है, मीटर को कितना कर देंगे, इसको भी सेंटीमीटर में लिखिए, तो कितना हो जाएगा 1/10,000, ये हमारे पास हो जाएगा। ये होता है RF। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस RF फाइंड करते हैं। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बने, आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट और प्रॉपर चीज़ें हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी माय डियर, कवर हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे चीज़ों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, यस और नो। तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके का। तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, जनरली जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो पहले था एरर ड्यू टू श्रिंकेज इन मैप, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, RF हमने निकालना देखा। एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल, ठीक है ना, श्रिंकेज मतलब श्रिंक करने के कारण कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, रॉन्ग स्केल, मतलब जैसे कि पहले हम लोग ले रहे थे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। बाद में हमको होश आया, अरे ये तो गलत है, एक्चुअल में जो करेक्ट है वो तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, 100 मीटर है। पहले क्या ले रहे थे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, परंतु जो करेक्ट था वो क्या था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। अगर इस तरीके के कोई भी रॉन्ग स्केल के क्वेश्चन हैं तो हम लोग बाय हेल्प ऑफ दीज फार्मूला सॉल्व करेंगे। अगर श्रिंक कर जाता है तो पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, श्रिंकेज रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। आफ्टर श्रिंकेज रेशियो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एनी डाउट, बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारा वो क्वेश्चंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। जो क्वेश्चंस था हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, ए प्लान ऑफ एन एरिया ड्रॉ विद ओरिजिनल स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर हैज श्रिंक सच दैट ए लाइन ओरिजिनली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द प्लान मेजर नाउ 14.5। कैसे पता चला कि श्रिंक किया, पहले जो 15 सेंटीमीटर था अब वो कितना है 14.5 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स वो श्रिंक कर गया है। श्रिंक का मतलब है मतलब क्या होना, रिडक्शन होना। जैसे बोलते हैं ना हम श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, मतलब क्या है, वॉल्यूम में क्या आ गई, कमी आ गई। सेम एज वेल एज लेंथ में क्या हो गया, श्रिंक कर गया। जैसे कपड़ा होता है जब प्रेस करते हैं तो बिल्कुल एकदम अच्छा रहता है, फिर जब हम लोग पहन लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जैसे मेरा शर्ट देखिए ये क्या कर चुका है, ये श्रिंक कर चुका अभी, ठीक है ना। पर जब प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर इस तरीके से रहेगा, तो उस टाइम इसकी लेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब ये श्रिंक कर गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, कपड़ा जो श्रिंक कर रहा है, तो पहले इसका जो लेंथ था वो अब क्या हो गया, कम हो गया। तो सेम एज वेल एज इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये सबको सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। एलिडेड इज यूज्ड इन, क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, एलिडेड इज यूज्ड इन। तो इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स कि टाइप्स ऑफ एलिडेड, कितने टाइप्स के एलिडेड थे, 2 टाइप्स के एलिडेड थे। फर्स्ट वन इज द प्लेन एलिडेड, सेकंड वन इज द टेलीस्कोपिक एलिडेड। टेलीस्कोपिक एलिडेड का जनरली हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, जनरली टोपोग्राफी सर्वे एंड कंटूरिंग में हम लोग टेलीस्कोपिक एलिडेड का यूज़ करते हैं। बट जो नॉर्मल सर्वे होता है, छोटा सर्वे होता है, उस केस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एक प्लेन एलिडेड का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलिडेड को यूज़ किस में करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स एलिडेड को किस में यूज़ किया जाता है, एलिडेड, ठीक है, एलिडेड यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। कौन से सर्वे में किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग किसका यूज करते हैं, एलिडेड का यूज करते हैं। एलिडेड यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल में यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग में फर्स्ट हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट, बोर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड देखा होगा आपने, तो जो बोर्ड हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वो 3 तरीके के बोर्ड होते हैं, ट्रावर्स बोर्ड, जॉनसन बोर्ड और कोस्टल सर्वे बोर्ड। ये हमारे को एक्यूरेट रिजल्ट देता है,
ये डिस्टेंस, ये दोनों मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना, मोस्ट एक्यूरेट हमको क्या करते हैं, डिस्टेंस रिजल्ट्स देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है साइज ऑफ प्लेन टेबल, ठीक है ना, प्लेन टेबल जनरली जो हम लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं वो इसी का आता है हमारे पास। साइज ऑफ प्लेन टेबल कितना होता है डिस्टेंस बताइए, साइज ऑफ प्लेन टेबल, एक सेकेंड, वो होता है डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 75 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना होता है डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर। एक तो ये होता है, दूसरा एक और होता है हमारे पास, वो है 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको देख करके भी अगर हम लोग लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको आप हमेशा के लिए लिख लेंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस एक और हमने यहाँ पे बताना जो बोर्ड का साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोर्ड, स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोर्ड जो होता है डिस्टेंस हमारे पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बी नॉट, वो है डिस्टेंस 1500 मल्टीप्लाई में 1000, और ये किस में होगा डाटा, mm में है। दूसरा डिस्टेंस B1, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई इसका हाफ, अप्रॉक्सीमेट 700 mm। B2 क्या होगा डिस्टेंस 700 मल्टीप्लाई इसका क्या हो गया हाफ, कितना हो गया डिस्टेंस 500 mm में सारा रिजल्ट, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो हमारे पास है डिस्टेंस B3 500 mm मल्टीप्लाई में 350 mm। अगर आपसे स्टैंडर्ड का पूछा जाए, अगर कुछ नहीं बोला है तो जनरली जो हमारे को दे रखा होता है, अगर सिंपल सा दिया है साइज ऑफ प्लेन टेबल तो वो 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 75 सेंटीमीटर, वो कौन से बोर्ड को बोलता है, वो जॉनसन बोर्ड को बताता है। कौन से बोर्ड को बताता है डिस्टेंस, जॉनसन बोर्ड को बताता है। और जॉनसन बोर्ड में ध्यान देना बॉल एंड सॉकेट का क्या होता है अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या होता है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट का क्या होता है अरेंजमेंट होता है। ये क्या होता है एक तरीके का जॉइंट है, क्या है डिस्टेंस, ये एक जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जॉनसन बोर्ड जो है, जॉनसन बोर्ड मतलब प्लेन टेबल में जो जॉनसन बोर्ड है उसमें कौन से जॉइंट का यूज़ किया जाता है, तो वो कौन सा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज़ आपने इस पॉइंट को क्या रखना है याद रखना है। और ये हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास क्या है कोस्टल सर्वे बोर्ड जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें जो लेवलिंग होता है वो विद रिस्पेक्ट टू 3 स्क्रूज लेवलिंग हेड के थ्रू होता है। और ये जो बोर्ड होता है ये रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, इसमें जो बोर्ड होता है वो क्या करता है बोर्ड रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, इसमें ये वर्टिकल एक्सिस के अराउंड भी क्या करता है रोटेट करता है। तो यहाँ पे हमारे को ये डाटा सारे क्लियर हो गए। प्लीज़ इन डाटाज को आपने यूज़ करना है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस वाले साइज़ को पूछा जाता है उसमें, ठीक है ना। कौन सा साइज़ पूछा जाता है, ये वाला पूछा जाता है 60 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में, मैंने कराया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है HP JEE में, ठीक है ना, HP JEE में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्टेंस सेकंड हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है एलिडेड। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिडेड, 2 टाइप्स ऑफ एलिडेड, प्लेन एलिडेड एंड टेलीस्कोपिक एलिडेड। मैंने इसको इससे पहले वाले लेक्चर में वीडियो में कराया बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे आपको मैंने बता रखा है कि किसका क्या काम है। नेक्स्ट है डिस्टेंस स्प्लिट लेवल, इसका काम क्या होता है डिस्टेंस लेवल को पता करना कि वो लेबल्ड है या नहीं है। नेक्स्ट है डिस्टेंस यू फ्रेम एंड प्लम बॉब की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं सेंटरिंग फाइंड करते हैं, सेंटरिंग फाइंड करते हैं, ओके। और एक होता है डिस्टेंस लास्ट वन इज द ट्रफ कंपास। क्या डिस्टेंस ट्रफ कंपास। तो जनरली हम लोग इन 5 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज एक्सेलरीज हैं जिसको हम लोग प्लेन टेबल में क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ट्रफ कंपास हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है डिस्टेंस, देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पे हमारे पास होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का क्या होता है, हमारे पास एक ट्रफ कंपास होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ को शो करता है, ठीक है ना। और जब आप क्या बनाएंगे सीट में, जब आप क्या करते हैं प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, तो राइट साइड टॉप कॉर्नर पे, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं। नॉर्थ इस डायरेक्शन में, या नॉर्थ जिस डायरेक्शन में होता है उसको शो किया जाता है राइट साइड टॉप कॉर्नर ऑफ द सीट, उस पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि जो सीट जो आप यूज़ करते हैं उसका क्या साइज होता है। ये भी एग्जाम में हरियाणा जेई में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में कराया हुआ है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है आप लोगों का, उसमें हमने इस टॉपिक को कराया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, कर्वेचर ऑफ अर्थ टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितने तरीके का सर्वे होता है। जनरली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सर्वे होता है। फर्स्ट वन इज़ द प्लेन सर्वे एंड सेकंड वन इज़ द जियोडेटिक सर्वे। कौन सा सर्वे होता है डियर स्टूडेंट्स, जियोडेटिक सर्वे होता है। तो प्लेन सर्वे में हम लोग कभी भी अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, बट जो हमारे पास क्या होता है जियोडेटिक सर्वे होता है, उसमें हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। किसको कंसीडर करके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कर्वेचर को कंसीडर करके हम लोग चलते हैं। तो जो हमारे पास सर्वे है वो कितने तरीके का है, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको सारा पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सर्वेइंग का डेफिनेशन तो सबको पता है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जनरली जो है 2 तरीके का है। फर्स्ट वन इज़ द प्लेन सर्वेइंग एंड सेकंड वन इज़ द जियोडेटिक सर्वे। तो जो अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है वो किस में कंसीडर किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोग ऑलवेज जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। कंसिडरेशन ऑफ अर्थ ऑफ कर्वेचर, कंसिडरेशन ऑफ अर्थ ऑफ कर्वेचर, इसमें है नो कंसिडरेशन कर्वेचर। डियर स्टूडेंट्स जो प्लेन सर्वे की जाती है ये स्मॉल एरिया के लिए की जाती है, स्मॉल एरिया। और ये डियर स्टूडेंट्स किसके लिए की जाती है, लार्ज एरिया के लिए की जाती है, लार्ज एरिया के लिए की जाती है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। जो हम लोग सर्वे करते हैं प्लेन सर्वे, ये कितने से, लेस देन 195, ठीक है ना, किलोमीटर स्क्वायर। और जो लेंथ होता है ये हो गया हमारे पास एरिया, और डियर स्टूडेंट जो लेंथ है ये कितना है, लेस देन 12.5 किलोमीटर, ठीक है ना, 12.5 किलोमीटर, 195 किलोमीटर स्क्वायर। और ये उल्टा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये हमारा, अब आपके माइंड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो इसमें है। डियर स्टूडेंट्स बिफोर 2016, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, बिफोर 2016 हम लोग जो डाटा लेते थे, एरिया कितना लेके चलते थे डियर स्टूडेंट्स, 260 किलोमीटर स्क्वायर, और लेंथ लेकर के चलते थे डियर स्टूडेंट्स 18 किलोमीटर, ठीक है। ये कंसिडरेशन था पहले, बट बिफोर 2016 के बाद में अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 195, इसलिए आप कभी भी देखना क्वेश्चन में आपको अगर 195 दे रखा होगा तो वहाँ पे 260 नहीं दे रखा होगा, ठीक है ना। 260 कहीं पे 250, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला डाटा है। सो प्लीज़ इसको हमने समझना है। 250 और दूसरा कौन सा है 260, 195। अब जो नए क्वेश्चंस आएंगे वो किस पे आएंगे, 195 किलोमीटर स्क्वायर पे आएंगे। अगर एरिया क्या है लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर है तो वहाँ पे जो सर्वे किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, प्लेन सर्वे। और जो लेंथ होगा हमारे पास आर्क का वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 12.5 किलोमीटर। ये किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट्स, ये लार्ज एरिया के लिए होता है। इसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स,
कंसीडर किया जाता है। इन दोनों में से मोर एक्यूरेट और लेस एक्यूरेट कौन सा है? ठीक है, थोड़ा सा देखिए, हम लोग ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और डाटा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ना। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट, ये डियर स्टूडेंट्स कैसा होता है? मोर एक्यूरेट है। ये कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करता है? मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड। अब दूसरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें दो लाइन अगर आप लेते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया है, अगर आप यहाँ पे दो लाइन लेते हैं इस तरीके का, मतलब प्लम बॉब को आपने इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास प्लम बॉब ये है, अगर आप दो प्लम बॉब को देखेंगे इस तरीके से, तो ये ऑलवेज लाइन क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है ना। ये क्या होंगे? पैरेलल्स, पैरेलल होंगे, ठीक है ना। ये लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जब तक हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। और डायरेक्शन क्या होगा? ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगा। बट जब आप किस में देखते हैं? ज्योडेटिक सर्वे में देखेंगे, तो ज्योडेटिक सर्वे में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये जो दो प्लम बॉब हैं, ये क्या होंगे? ये जो सेंटर है इस पे क्या कर रहे होंगे? मीट कर रहे होंगे। जब ये आगे इस तरीके से एक्सटेंड करोगे तो ये क्या पे मीट करेंगे डिस्टेंस? ये सेंटर पे क्या कर रहे होंगे? मीट कर रहे होंगे। तो ये भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारे पास क्या होगा? प्लेन सर्वे होगा, तो वहाँ पे जो टू प्लम बॉब्स होंगे वो एक दूसरे के ऑलवेज क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। बट यहाँ पे वो किस पॉइंट पे मिल रहे होंगे? आकर के एक मतलब किस पे आकर के मिलेंगे? पॉइंट ऑफ द कन्वर्जिंग एट सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ पे जाकर के ये कन्वर्ज हो रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग क्या करते हैं? प्लेन सर्वे पढ़ते हैं। प्लेन सर्वे में जो एंगल का मेजरमेंट है, जो कैसा डियर स्टूडेंट्स एंगल मेजरमेंट है, वो कैसा है बोलिए? इसमें जो एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल, वो कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल। बट जबकि हम लोग जब ज्योडेटिक सर्वे में देखते हैं तो यहाँ पे कैसे होते हैं? स्पेयर। कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्पेरिकल। स्पेरिकल एंगल्स होंगे। अभी हम लोग और देखते हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को। तो ये हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट डाटाज थे। इन डाटाज को हमने क्या रखना है डियर स्टूडेंट्स? याद रखना है। नेक्स्ट कुछ और भी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये इससे ही हमारा काम बन जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम में इससे बात बन जाएगी। प्लेन सर्वे, नो कंसिडरेशन ऑफ कर्वेचर। प्लेन सर्वे यूज फॉर स्मॉल एरियाज, एरिया लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द आर्क इज 12.5 किलोमीटर। एरिया ये हम लोग क्या करते थे? पहले लेकर चलते थे, बट अभी हमने इसको करना है। ये किसके लिए डिस्टेंस? लार्ज एरिया। अगर इसका मतलब क्या है? अगर आपको दे रखा है कि अर्थ ऑफ कर्वेचर इज कंसीडर, कौन से एरिया से ज़्यादा? 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा। इसमें हम लोग ऐसा लिख भी सकते हैं, लार्ज एरिया में मतलब एरिया क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 195 किलोमीटर स्क्वायर। यस और नो? ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, ये आपको पता होने चाहिए। शेप ऑफ द अर्थ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अर्थ का शेप है वो किस तरीके का है? शेप ऑफ अर्थ इज द ऑब्लेट। कैसा डिस्टेंस? ऑब्लेट स्प्रेड। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए पोलर डायामीटर कितना है, कितना लेंथ है पोलर डायामीटर। आप देखते हैं ना इस तरीके का, जैसे हमारे पास अर्थ जनरली हम लोग कंसीडर तो इस तरीके से करते हैं, परंतु एक्चुअल में इस तरीके का नहीं है। अर्थ को हम लोग इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं डिस्टेंस। तो ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोल। और ये क्या डिस्टेंस? इक्वेटर। यस और नो? ये क्या है? पोल डायामीटर, 5 पोल, ठीक है ना। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया जैसे साउथ पोल। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इक्वेटर। इक्वेटर। तो आप खुद सोचिए, इक्वेटर का लेंथ ज़्यादा होगा या पोल का? तो डिस्टेंस एक्चुअल में वो स्पेयर नहीं है, एक्चुअल में क्या है? वो ऑब्लेट स्पेयर्ड है।
तो इस केस में इक्वेटर का जो डाया है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू पोल डायामीटर। तो देखिए पोल डायामीटर कितना है, 12,713.8 किलोमीटर, और जो इक्वेटर डायामीटर है वो कितना डिस्टेंस, 12,756। देखिए यहाँ पे कितना है 13, यहाँ पे कितना है 56। मतलब इक्वेटर डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस जनरली कितना होता है, डिस्टेंस 42.95 किलोमीटर है। और ये एग्जाम में डाटा पूछा गया है कि पोल डायमीटर और इक्वेटर डायमीटर के बिटवीन कितना डिस्टेंस है। तो कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस 2-3 पॉइंट और हैं। इन पॉइंट से आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि इन केस ऑफ प्लेन, ठीक है, छोड़िए प्लेन सर्वे ये सब छोड़िए। अगर हमारे पास एक आर्क लेंथ है इस तरीके का ए, और ये हो गया बी, ये कितने का, 12.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, कितना है 12.5 किलोमीटर का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्क ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस आर्क। देखिए हमने क्या बनाया, एक आर्क बनाया इस तरीके से, ठीक, सॉरी, इस तरीके से डिस्टेंस हमने क्या बनाया, ये क्या है कॉर्ड, क्या डिस्टेंस, कॉर्ड, कॉर्ड, और ये क्या डिस्टेंस, आर्क। ठीक है, तो अगर आप आर्क देखते हैं, इस तरीके का आर्क देखते हैं, ये कितना 12.5 किलोमीटर, और डिस्टेंस कॉर्ड देखते हैं, कॉर्ड ए बी, तो डिस्टेंस इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितने का डिफरेंस होगा, ओनली 1 सेंटीमीटर का होगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्क ए बी इक्वल टू 12.5 किलोमीटर, कॉर्ड कितना है ए बी, तो इसका जो डिफरेंस होगा, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली आर्क बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे आर्क ए बी माइनस, अगर कॉर्ड ए बी को करेंगे, कॉर्ड ए बी को करेंगे तो डिस्टेंस कितने का आएगा, ये ओनली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, क्या ले रखा हमने, लेंथ ले रखा जब 12.5 सेंटीमीटर, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा डिस्टेंस, अगर हमारे पास क्या है एरिया, एरिया कितना देख रहे हैं हम लोग 195 किलोमीटर स्क्वायर में। अगर हमारे पास एक है डिस्टेंस प्लेन ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है डिस्टेंस, प्लेन ट्रायंगल, और एक कैसा है स्प्रेड, इस तरीके का है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, इस तरीके के एंगल हो गए हमारे पास। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे एंगल ए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले सम ऑफ प्लेन एंगल्स। ओके, तो क्या होगा डिस्टेंस, बोलिए, सम ऑफ प्लेन एंगल्स का सम क्या होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू है 180 डिग्री, आप सबको पता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सम ऑफ स्पेरिकल एंगल्स, ये किसके इक्वल होगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा एंगल ए डैश प्लस एंगल बी डैश प्लस एंगल सी डैश इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा एंगल ए डैश ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 1 सेकेंड। ध्यान से समझ रहे हैं, दिस इज पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे एंगल सी डैश, एंगल ए डैश, एंगल बी डैश। तो डिस्टेंस ये सब क्यों है, ये कब कंसीडर करना हमने, व्हेन एरिया इज लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है, जब एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा, उस केस में सम ऑफ प्लेन एंगल और सम ऑफ स्पेरिकल एंगल का जो डिफरेंस होगा वो ओनली 1 सेकेंड के इक्वलेंट होगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये डिस्टेंस कब कंसीडर किया जाता है,
ये कंसीडर किया जाएगा तब जब हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 सेकेंड। ध्यान से समझना, एग्जाम में कहीं कहीं पे क्या दे रखा होता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं है 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या डिस्टेंस 1 सेकेंड है। तो प्लीज़ आपने इन डाटाज को क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। दीज डाटाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो जो अपडेटेड वैल्यूज है ये 2016 से हुई हैं। उससे पहले हम लोग कितना देखते थे 250 किलोमीटर स्क्वायर या 260 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन का आंसर क्या है, अब आप बता सकते हैं सिंपल सा इजीली। बोलिए क्या हो जाएगा, द कर्वेचर ऑफ अर्थ टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ द लिमिट ऑफ सर्वे इज मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए, 250 किलोमीटर स्क्वायर होता है ऑप्शन में जनरली, या 260 किलोमीटर स्क्वायर होता है, या फिर 195 किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर तीनों दे दिए जाएँ तो फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा होगा, ऑल ऑफ दिस दे रखा होगा। पर जनरली देखिए कैसे दे रखे होंगे, लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये तो आएगा ही आएगा। या फिर यहाँ दे रखा होता है लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर या मोर देन 195 स्क्वायर, और ये दोनों अलग वैल्यूज़ रहती। सो प्लीज़ आपने इस चीज़ों को क्या करना, अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, मीन सी लेवल फॉर इंडिया इज MSL एट चेन्नई, MSL एट कराची। तो आपको पता है कराची इंडिया में नहीं है। MSL एट बॉम्बे, MSL एट विशाखापट्टनम। तो आंसर क्या आएगा डिस्टेंस, MSL एट बॉम्बे। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पे भी आया हुआ है डिस्टेंस, ये SSC JEE 2015 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो प्लीज़ आपने डाटा याद रखना है। मीन सी लेवल फॉर इंडिया इज कहाँ से लिया जाता है, बॉम्बे से लिया जाता है, बट पहले कहाँ से लिया जाता था, कराची से लिया जाता था। ठीक है ना। सो प्लीज़ अब हमने समझना है मीन सी लेवल क्या होता है। MSL मतलब मीन सी लेवल। तो आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पे देखा है, जब आप स्टेशन गए होंगे कभी देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट समझना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। बेंच मार्क इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव द डेटम, यस और नो। जैसे हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग इस लेवलिंग में पढ़ते हैं, RL ऑफ BM, यस और नो, RL ऑफ BM। व्हाट इज द BM, BM इज द बेंच मार्क। और बेंच मार्क क्या होता है, बेंच मार्क इज ए फिक्स्ड पॉइंट। कैसा डिस्टेंस, बेंच मार्क इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, मतलब जिसका हमको मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, मीन सी लेवल है। क्या डिस्टेंस, मीन सी लेवल है। ये हमारे पास क्या, अर्थ सरफेस है। ठीक है ना, अर्थ सरफेस। अब हमको पता है कि इस पॉइंट का इस मीन सी लेवल से क्या डिस्टेंस है, जनरली हम लोग कितना लेते हैं 100 मीटर। तो दिस पॉइंट इज नॉन एज द बेंच मार्क। क्या बोलेंगे इसको डिस्टेंस, बेंच मार्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेंच मार्क यूज्ड इन सर्वेइंग। तो माय डिस्टेंस हमारे पास 3 टाइप्स के बेंच मार्क हैं। कितने टाइप्स के बेंच मार्क डिस्टेंस, 3 टाइप्स के बेंच मार्क हैं। फर्स्ट वन इज द, अच्छा एक और क्वेश्चन में, ठीक है, कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज द GTS। GTS का फुल फॉर्म क्या है डिस्टेंस, GTS का फुल फॉर्म है ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे। ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे। ये किसके थ्रू लिया जाता है डिस्टेंस, इंडिया ऑफ सर्वे के थ्रू लिया जाता है, इंडिया ऑफ सर्वे। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो इंडिया ऑफ सर्वे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो माय डिस्टेंस उसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। ठीक है ना, इंडिया ऑफ सर्वे का हेडक्वार्टर कहाँ पे, देहरादून में है। जो GTS होता है ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको क्या करता है, देता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस, GTS तो क्या है, हर जगह पे नहीं लगाया जाएगा ना। जब इसके बिटवीन डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो उस डिस्टेंस के बीच में हम लोग कौन सा बेंच मार्क लेकर के आते हैं, उसमें हम लोग लेकर आते हैं डिस्टेंस परमानेंट बेंच मार्क। कौन सा लेकर आते हैं, परमानेंट बेंच मार्क। परमानेंट बेंच मार्क इस्टेब्लिश्ड बाय PWD, मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आर मार्क्ड ऑन ए प्लेन सरफेस इन द शेप ऑफ ट्रायंगल। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जबकि इसको किस शेप में लेते हैं हम लोग,
ट्रायंगल की फॉर्म में लेते हैं। ये किसकी शेप में रहता है, जीटीएस जो होता है वो ट्रायंगल की फॉर्म में होता है, बट जो परमानेंट क्या होता है बेंचमार्क होता है ये रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग समझना चाहें, जैसे पुणे जंक्शन समुद्र तल से ऊंचाई, तो जो पॉइंट होता है वो ये कहाँ से ली जा रही है, समुद्र तल से ऊंचाई भाई ये है। अब हमारे को कोई भी लेवलिंग वर्क करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नियर अबाउट स्टेशन देखेंगे, कलवर्ट देखेंगे, डैम देखेंगे, या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई हुई होती है उनके पास एक क्या होता है आरएल पता होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कंसीडर करके फिर क्या करते हैं वहाँ पे सर्वे वर्क को मतलब करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। परमानेंट बेंचमार्क स्टैब्लिश बाय पीडब्ल्यूडी, इवन क्या होता है इंडिया सर्वे के थ्रू भी होता है, बट जर्नली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स टेम्पररी बेंचमार्क। टेम्पररी बेंचमार्क का सिंपल सा मतलब है, टेम्पररी बेंचमार्क का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आज आप वर्क कर रहे हैं और टोटल वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो वर्क अधूरा रह जाता है, तो ऐसा नहीं है ना कि फिर वापस जब हम लोग कल आएंगे तो फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने वर्क करना बंद किया था, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे उस पॉइंट को अगले दिन के लिए क्या मान लेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, मीन्स उस पॉइंट के आरएल से ही हम लोग क्या करेंगे आगे वाला वर्क करेंगे। दिस टाइप ऑफ बेंचमार्क इज नॉन एज द टेम्पररी बेंचमार्क। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट वन इज द आर्बिट्री बेंचमार्क। आर्बिट्री बेंचमार्क का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स जिसको हम लोग खुद अपनी तरफ से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस रूम का सर्वे करना है, मतलब इसका लेवलिंग करना है, तो मैं किसी भी एक पॉइंट को मान लूँगा कि मैंने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करना है, सर्वे वर्क करना है। मैंने यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंटल डाटा को क्या नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है, बस मैंने उस पॉइंट को कंसीडर कर लिया कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग पूरा इस रूम का क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेंचमार्क डियर स्टूडेंट्स, तो 4 टाइप्स ऑफ बेंचमार्क होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्रेट एग्रोनॉमिकल सर्वे, सेकंड वन इज द परमानेंट बेंचमार्क, थर्ड वन इज द टेम्पररी बेंचमार्क, फोर्थ वन इज द आर्बिट्री बेंचमार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे हम लोग शेप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लिया ये हमारे पास सब टेम्पररी बेंचमार्क इस तरीके से हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सर्वे वर्क को करते हैं। तो यहाँ से पार्ट क्लियर हो गया आपको, एनी डाउट इसमें बोलिए, कोई डाउट है तो बताओ। मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज MSL एट बॉम्बे, और कितने साल के बाद ये अपनी वैल्यू को चेंज करता है या वहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है बार बार, तो आफ्टर 19 ईयर्स, 19 साल के बाद। ठीक है ना, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन द सर्वेइंग बिकॉज, तो बोलिए इसका आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट है प्लॉटिंग बिकम्स इजी, सर्वे वर्क can be computed quickly, accumulation of error is prevented, all of the above। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा सी। क्या आंसर है, accumulation of error is prevented। देखिए डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सबको पता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यस और नो, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का सिंपल सा मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वर्क को होल, पहले क्या करते हैं होल का क्या करेंगे, जैसे कोई भी सर्वे है तो पहले हम लोग क्या करते हैं होल का करते हैं, फिर उसका धीरे धीरे कम एरिया को करते हुए आते हैं। तो इसमें क्या होता है एरर का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, मतलब हम लोग बचने की कोशिश करते हैं, कम से कम एरर आता है। बट अगर आप पार्ट टू होल करते हैं, मतलब सबसे पहले आपने एक छोटे ट्रायंगल का किया, फिर उसके ऊपर जैसे सिंपल से समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके का, जैसे हमारे पास ये हो गया ABC, फिर हम नेक्स्ट कर रहे हैं इस तरीके का डिस्टेंस, इस तरीके का किया, फिर नेक्स्ट हम लोग इस तरीके का कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरीके से हम लोग होल से क्या कर रहे हैं छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इससे करने से क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, मतलब एरर कम होगा, सिर्फ एरर इस वाले में होगा, इसके एरर का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट दिक्कत क्या है, जब हम लोग पार्ट टू होल करेंगे, पार्ट टू होल में क्या है हम लोग रिवर्स चलेंगे, पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, फिर इस ट्रायंगल को लेंगे, फिर इस ट्रायंगल को लेंगे, तो यहाँ पे एरर क्या होता जाता है, ऐड होता चला जाता है, एक्यूमुलेटेड होता चला जाता है। इसीलिए हम लोग ऑलवेज वर्क क्या करते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ओके। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, मैंने आपको पहले बता रखा है, बोलिए क्या है चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है डिस्टेंस,
ट्रायंगुलेशन, यस और नो, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे, क्या डियर स्टूडेंट बोलिए, कंपास सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है? क्या होता है बोलिए, कंपास सर्वे का प्रिंसिपल? ट्रावर्सिंग होता है, यस और नो। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, ओके, प्लेन टेबल सर्वे बोलिए क्या होता है? पैरेललिज्म। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री, तो वहाँ पे कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? वहाँ पे होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन लगाई जाती है, मतलब परपेंडिकुलर हाइट टू द बेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 51, समझिए इसको ध्यान से, क्या कह रहा है? इफ द स्टाफ इज नॉट वर्टिकल एट द लेवलिंग स्टेशन, द रिड्यूस लेवल कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वुड बी। तो क्या आंसर आएगा बोलिए? इफ द स्टाफ, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को इसको इधर लेके आते हैं, ध्यान से समझो थोड़ा सा। इफ द स्टाफ इज नॉट हेल्ड वर्टिकल एट द लेवलिंग स्टेशन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ है, डंपी लेवल जो भी है, ठीक है, इस तरीके से, और हमने स्टाफ को अगर वर्टिकल रखा, इस तरीके से हमने डिस्टेंस वर्टिकल रखा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास क्या है? मीन सी लेवल, क्या डिस्टेंस? मीन सी लेवल। तो ये हमारे को क्या होता है? RL है, ठीक है ना। और जिस पॉइंट का RL पता है हमको ये करना है। तो डिस्टेंस अगर हमारे को वही मेथड जो हम लोगों ने कौन सा मेथड लगाया था? HI मेथड लगाया था, आपको पता चल गया। अब HI मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? RL फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट पे RL फाइंड करना है, ये पॉइंट है A। अगर इस पॉइंट पे RL पता करना है, पहले मैंने स्टाफ को कैसा रखा है? वर्टिकल रखा है। कैसे रखा है? वर्टिकल रखा है। तो मेरे को एक्चुअल ये वाला पॉइंट मिलेगा, यस और नो। मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया 2 मीटर। तो बताइए अगर, ठीक है, तो इस पॉइंट के बेसिस पे मैं पता कर सकता हूँ कि यहाँ पे RL क्या रहा होगा। अब हम लोगों ने क्या किया? स्टाफ को क्या कर दिया? वर्टिकल नहीं है वो, ठीक है ना, नॉट हेल्ड वर्टिकल। अगर वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजेंटल तो रखेंगे नहीं, सिंपल सा क्या हो जाएगा? इंक्लाइंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा, यस और नो, या फिर क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। तो इन दोनों केस में बताइए जो हमारे पास RL का वैल्यू होगा, RL एट A का वैल्यू क्या होगा? वर्टिकल से कम होगा या ज़्यादा होगा? खुद सोचने की कोशिश करिए डियर स्टूडेंट्स। जब हमारे पास कोई स्टाफ इस तरीके से रखा है, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, तो बोलिए अगर मान लेते हैं इस बार इस पॉइंट पे कितना, पहले कितना कर रहा था? 2 कर रहा था, तो अब यहाँ पे 2 शो नहीं करेगा, मोर देन 2 मीटर क्या करेगा? शो करेगा। या सेम एज वेल एज अगर आप इसको इधर करते हैं तो ये भी क्या करेगा? मोर देन 2 मीटर शो करेगा। मतलब जैसे कि ये कर रहा होगा 2.4 मीटर, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा होगा? 2.3 मीटर। तो बताइए जो RL अब RL आएगा, वो पहले वाले जब वर्टिकल रखते उससे क्या होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? ये क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स खुद सोचिए, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला क्या था? RL एट एनी पॉइंट इक्वल टू क्या होता है? HI माइनस स्टाफ रीडिंग, यस और नो, स्टाफ रीडिंग एट दैट पॉइंट, यस और नो, एट दैट पॉइंट। ये है। अब आप खुद सोचिए, HI का वैल्यू क्या नहीं करेगा? चेंज नहीं करेगा जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करते, मतलब HI तो फिक्स है। अब HI में से एक तो आपने क्या किया? 2 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट किया, और एक आपने HI में से डिस्टेंस 2 पॉइंट मतलब मोर देन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, माइनस किया, मोर देन 2 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये मीटर आएगा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस? मोर देन 2 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक तो RL क्या है? 2, और ये RL है 1। तो बोलिए किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? 1 का या 2 का? तो डिस्टेंस 2 का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। कहने का मतलब है RL1 इज ग्रेटर देन RL2। RL1 इज द ट्रू RL,
ट्रू आर एल, और आर एल टू क्या डिस्टेंस जो हमने वर्टिकल उसको रखा है, तो इस केस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। इफ द स्टाफ इज नॉट हेल्ड वर्टिकल एट द लेवलिंग स्टेशन द रिड्यूस लेवल कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस वुड बी लेस देन द ट्रू आर एल होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से इसको। द टाइप ऑफ सर्वेइंग, थोड़ा सा ये टिल्ट हुआ पड़ा है क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए इसको। द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर लीस्ट ऑफिस वर्क, टैक्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री लेवलिंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो कौन सा होगा डिस्टेंस, प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, वर्क करते हैं, मतलब हम लोग देखते जाते हैं और फील्ड पे वर्क करते जाते हैं। इसमें प्लेन टेबल सर्वेइंग में नो नीड ऑफ फील्ड बुक, इसमें फील्ड बुक की क्या नहीं होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब बहुत कम काम रह गया, लीस्ट वर्क हो गया। इसका एडवांटेज क्या है डिस्टेंस प्लेन टेबल सर्वेइंग का, कि इसको मैग्नेटिक एरिया में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डिस्टेंस, इसको हम लोग रेनी सीजन में क्या नहीं करते, यूज़ नहीं करते हैं। ये दो क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं डिस्टेंस, ये किसी एक ही पर्टिकुलर एग्जाम में आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन करके हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आए हैं और मेरे को याद नहीं है किस एग्ज़ाम में आए हैं, बट ये सर्वे के क्वेश्चन है, और भी हैं इसमें 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो ये टोटल है हमारे पास 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हैं। तो अब हम लोग इन क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, सॉल्व करते हैं। तो बोलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 12। तो बोलिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहिए या फिर इसको आप क्या कहिए डिस्टेंस, आर एफ। तो आर एफ क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ये 1/2500, यस और नो। ये आर एफ आपको गिवन कर रखा है, मीन्स दैट द स्केल, ओके, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, 0.25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 मीटर और 250 मीटर। हम लोगों ने क्या समझा आर एफ से, पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए आर एफ का मतलब क्या है। आर एफ का मतलब है डिस्टेंस, सिंपल सा, लेंथ ऑफ लाइन ऑन पेपर, ठीक है ना, डिवाइड में लेंथ ऑफ लाइन, मतलब लाइन भी नहीं, सेम लाइन, ठीक है ना, सेम लाइन ऑन ग्राउंड, ठीक है ना, ऑन ग्राउंड। और डिस्टेंस मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे दोनों इनको सेम डायमेंशंस में लेना पड़ता है। जैसे जब आप स्केल लेते हैं तो स्केल को क्या लिखते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर, ये तो क्या हो गया डिस्टेंस, स्केल हुआ। ये आर एफ नहीं है, आर एफ का मतलब है सेम डायमेंशंस में बताना है। अब आपको क्या गिवन कर रखा है बोलिए, इसको हम लोग रब कर देते हैं, नहीं तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। हमको क्या लिखना है, हमको दे रखा है क्वेश्चन में आर एफ गिवन कर दिया 1/25, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर, ठीक है, इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर ऑन, ठीक है ना, कॉमा 2500 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, ठीक है ना। जब आप स्केल देखेंगे डिस्टेंस, तो स्केल में क्या है, मीटर में बताना है, बताइए 1 मीटर इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो बोलिए इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली 2500 को 100 से डिवाइड कर दो। जैसे आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर। इसका मीन जो स्केल है आपके पास वो क्या डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मीटर। सिंपल सा है, यस और नो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
तो द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ दिस इस तरीके का है। तो आज हमारे को 2-3 कंसेप्ट इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने समझ लिए हैं, ठीक है ना। तो RF क्या होता है और ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 30 मीटर चेन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट। इफ डिस्टेंस मेजर्ड इज रिकॉर्डेड एज 300 मीटर द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड इज। तो डिस्टेंस जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग उनको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 30 मीटर चेन इज फाउंड टू बी, मतलब हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं करेक्ट लेंथ या एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं करेक्ट लेंथ, ठीक है। ये करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए डिस्टेंस हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे L डैश बाय L मल्टीप्लाई में मेजर्ड डिस्टेंस, ओके। मेजर्ड डिस्टेंस L इक्वल टू क्या डिस्टेंस, स्टैंडर्डाइज्ड लेंथ ऑफ चेन। इसका मतलब क्या हो गया डिस्टेंस, जब आपने उसको बनाया था एट कंस्ट्रक्शन टाइम तो वो कितना डिस्टेंस हमारे पास 30 मीटर। और L डैश का मतलब क्या डिस्टेंस, रॉन्ग या फिर रॉन्ग मतलब रॉन्ग कहिए या फिर एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन का मतलब जब आप सर्वे कर रहे हैं उस टाइम पे जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल लेंथ बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस ये क्या है 30 माइनस क्या, क्योंकि डिस्टेंस ये टू शॉर्ट है तो 30 माइनस 0.1 मीटर तो कितना हो जाएगा 29.9 मीटर आंसर आएगा, जैसा नो। तो अब आपने क्या करना है, और मेजर डिस्टेंस कितना है, जो आपने मेजर डिस्टेंस किया है इट इज़ मेजर्ड इज रिकॉर्डेड 300 मीटर। तो देखिए डिस्टेंस, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे इसको तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर दो इस वाले फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा 29.9 डिवाइड में L इज द कितना है 30 मल्टीप्लाई में मेजर लेंथ कितना डिस्टेंस 300, तो कैंसिल होकर कितना आ गया 10, तो फाइनली कितना आ जाएगा 299 मीटर। देखिए इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्या आंसर आएगा डिस्टेंस 300 मीटर। यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है, क्या रखना है, C मल्टीप्लाई C इक्वल टू W मल्टीप्लाई W, ठीक है। करेक्ट, ध्यान से समझना इसको, करेक्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, बिटवीन 2 पॉइंट्स मल्टीप्लाई करेक्ट लेंथ ऑफ चेन ले लीजिए, ठीक है ना, इक्वल टू रॉन्ग ब्रैकेट में लिख लीजिए मेजर डिस्टेंस। जब चेन ही सही नहीं है तो फिर क्या होगा, रॉन्ग ही होगा ना, मेजर्ड डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस मेजर डिस्टेंस, ठीक है, मल्टीप्लाई में रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बात यहाँ पे बनने वाली है पूरी। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए, करेक्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स मल्टीप्लाई करेक्ट लेंथ ऑफ चेन इक्वल टू रॉन्ग और लेंथ मेजर्ड में जो भी हमने मेजर किया है। तो ऑलवेज प्लीज़ रिमेंबर दिस कंसेप्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में इस तरीके का। अगर एग्जाम में लिखा होता है सॉरी डिस्टेंस, और क्वेश्चन में लिखा होता है टू लॉन्ग में क्या करेंगे, डिस्टेंस ऐड कर देंगे उसको, जितना भी टू लॉन्ग है। अगर क्या है टू शॉर्ट तो डिस्टेंस उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर सेम यही होता है एरिया फाइंड करने के लिए, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं इन फॉर्मूलेज को थोड़ा सा और। करेक्ट एरिया इक्वल टू मेजर्ड एरिया मल्टीप्लाई में रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन डिवाइड में ओरिजिनल लेंथ या फिर करेक्ट लेंथ का होल स्क्वायर। और करेक्ट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस मेजर्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस L डैश बाई L का क्यूब। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो हमेशा L डैश
एल डैश का मतलब टू शॉर्ट या टू लॉन्ग के केस में, टू लॉन्ग में कितना जगह 30 प्लस समथिंग, टू शॉर्ट 30 माइनस समथिंग। इसका सिंपल सा मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि आपको नहीं पता चल रहा है कि 0.1 मीटर शॉर्ट कर गया है कि लॉन्ग कर गया है, आप तो इसको 30 मीटर ही क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब आप खुद समझिए, अगर टू शॉर्ट कर जाए, क्या कर जाए, टू शॉर्ट कर जाए, तो आप तो क्या कर रहे हैं, उसको 30 मीटर ही लिख पढ़ रहे हैं, परंतु एक्चुअल में 30 मीटर थोड़ी नहीं है वो तो 30 मीटर से कम है जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं, परंतु लिख क्या रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं ज़्यादा। क्या क्या लिख रहे हैं, जो मेजर्ड है ज़्यादा और रिकॉर्डेड जो एक्चुअल में वो है हमारे पास क्या, कम। तो इसमें जो एरर है डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा एरर है, वो पॉजिटिव एरर है। तो करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा इसमें, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट था बताने वाला, तो इसलिए इसका कौन सा आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लेन टेबल इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इनएसेसेबल पॉइंट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं दुर्गम, दुर्गम या दुर्लभ, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लेन टेबल इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इनएसेसेबल पॉइंट्स। तो कौन कौन से मेथड, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रावर्सिंग एंड रिसेक्शन मेथड। डियर स्टूडेंट्स, रिसेक्शन मेथड को तब यूज करते हैं जब आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जब जहाँ पे प्लेन टेबल को आप रख करके सर्वे कर रहे होते हैं ना, जब वो पॉइंट ही गायब हो जाए। कैसे, फॉर एग्जांपल कि आप सर्वे कर रहे हैं और क्या आने लगी, बरसात आने लगी, तो अब आप क्या करेंगे, रेंजिंग रोड, तो वहाँ पे रेंजिंग रोड को तो लेकर के आप नहीं जाएंगे, आप प्लेन टेबल को लेकर के वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि प्लेन टेबल का ये सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है। अब आप प्लेन टेबल को लेकर के चले गए, बरसात बंद हो गई, सारा काम, अब वापस प्लेन टेबल को लेकर के फिर से आप आ रहे हैं। अब आप उस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जिस पॉइंट पे आप क्या कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। रेडिएशन मेथड वो मेथड होता है जब आप प्लेन टेबल को एक ही पॉइंट पे रख करके क्या करते हैं, सर्वे करते हैं इस टाइप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड बोलते हैं। इंटरसेक्शन मेथड कौन सा डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन मेथड वो मेथड होता है जब पॉइंट्स कैसे होते हैं, इन एसेसेबल पॉइंट्स होते हैं, मीन्स यहाँ पे रेंजिंग पॉसिबल है बट चेनिंग पॉसिबल नहीं है। रेंजिंग का मतलब है मेरे को दिखाई दे रहा है, यस वो पॉइंट है, बट मैं चेनिंग नहीं कर सकता। अब आप बताइए चेनिंग आप कहाँ कहाँ नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई तालाब है, पॉन्ड, आप चेनिंग नहीं कर सकते, यस और नो। अगर जैसे कोई हिल है, हिल में क्या नहीं कर सकते, रेंजिंग नहीं कर सकते, पर चेनिंग कर सकते हैं। बट बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है, ना तो आपको दिखाई देगा, ना ही आप क्या कर सकते हैं, चेनिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ओके। तो चेनिंग किस केस में नहीं कर सकते, पॉन्ड, रिवर, इस केस में चेनिंग नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल सा यही मतलब है। तो जब इस तरीके का है कि कोई पॉन्ड है या रिवर है, मान लेते हैं कि हमारे को क्या करना है, सर्वे करना है। जैसे ये हमारे पास कोई रिवर है और इधर हमारे पास क्या, कोई भी एक हमारे पास क्या ट्री है, इसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस पॉइंट पे इस स्टेशन पे प्लेन टेबल को रखते हैं, फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन टेबल पे रख करके सर्वे करते हैं। इस टाइप का जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 14 का सी बी, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लेन टेबल इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इनएसेसेबल पॉइंट्स में इंटरसेक्शन मेथड को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, समझ लेते हैं। एक सेकेंड, कहाँ पे ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट एक और भी पॉइंट है इसके ऊपर, एक मिनट। पहला पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ द प्लेन टेबल इज द पैरेललिज्म, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरसेक्शन मेथड।
इट इज़ अडॉप्टेड, इस मेथड को कब अडॉप्ट किया जाता है? इट इज़ अडॉप्टेड व्हेन पॉइंट्स आर इंटरविजिबल। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, रिवर, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ट्री है, तो बोलिए क्या आपको विजिबल है या नहीं है? विजिबल है, बट आर नॉट एसेसिबल। और दूसरे यहाँ पे क्या है, रेंजिंग, रेंजिंग इज पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल, बट चेनिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, चेनिंग इज नॉट पॉसिबल। उस केस में हम लोगों ने कौन से मेथड को यूज़ करना है? इंटरसेक्शन मेथड को यूज़ करना है। इन दिस मेथड ओरिएंटेशन इज रिक्वायर्ड मैंडेटरी, मतलब इसमें मैंडेटरी है, विदाउट ओरिएंटेशन आप क्या नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते। थर्ड जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन मेथड इज आल्सो नॉन एज ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन। प्लीज़ इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है, समझे? इस पॉइंट को आपने क्या रखना है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन को आपने क्या रखना है, याद रखना है। दूसरा आपने क्या रखना है, ये हमारे पास क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो प्लीज़ इन पॉइंटों को आपने क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। क्या डियर स्टूडेंट्स बोलिए, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मिरर इन एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 45 डिग्री के होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 45 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, पहले भी हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, द स्पायर टेस्ट इज डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट। प्लीज़ डायरेक्ट रिमेंबर, ये क्या हमारे पास, एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजेंटल एक्सिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस के लिए हम लोग स्पायर टेस्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन केस ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बॉडिच रूल इज अप्लाइड टू। जो बॉडिच रूल होता है ये किसके लिए किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास होता है एक क्लोज ट्रावर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। मतलब कौन सा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बॉडिच रूल इज अप्लाइड टू ए क्लोज ट्रावर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। बॉडिच रूल इज आल्सो नॉन एज, ठीक है ना, इट इज आल्सो नॉन एज कंपास रूल, कंपास रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में कभी ये भी आए कि कंपास ट्रैवर्स में इसका जो क्या होता है, एडजस्टमेंट में यूज होता है, यस इसका यूज होता है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बॉडिच रूल से रिलेटेड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से देखिए कौन से पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द कंपास रूल, ओके। इट इज़ जनरली यूज्ड व्हेन एंगल एंड डिस्टेंस, ये पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम में आया है बॉडिच रूल में, ठीक है। इट इज़ जनरली यूज्ड व्हेन एंगल्स एंड डिस्टेंस आर मेजर्ड विद द सेम प्रिसिशन, मीन सेम एक्यूरेसी, सेम एक्यूरेसी। जब दोनों को हम लोग सेम वैल्यू देते हैं, मतलब लेंथ को भी एंगल मेजरमेंट को भी, उस केस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बॉडिच रूल का यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक ट्रांसिट रूल भी होता है, ठीक है ना, जिसको थियोडोलाइट रूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट द एरर इन ट्रावर्स आर एक्सीडेंटल या रैंडम इन नेचर का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको और प्रॉपर वे में अपने थ्योरी लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। थ्योरी लेक्चर्स में आप KTP ऐप पर, अगर आपको डियर स्टूडेंट ओनली वन सब्जेक्ट भी स्टडी करना है कि सर मेरे को तो सर्वे ही पढ़ना है, बाकी मेरा सारा कुछ अच्छा है, तो डियर स्टूडेंट्स JEE एंड SDO के लिए हमने वहाँ पे सर्वेइंग के सब्जेक्ट को लॉन्च कर रखा है। वहाँ पे हमने एक एक पॉइंट को बताने की कोशिश की है, विद डायग्राम, विद फोटोज़, ठीक है, जो भी पॉसिबल हो सकता था उन सारी चीज़ों से बताने की कोशिश की है। आप बहुत अच्छा अपना सर्वेइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग कंसेक्टिव लेवल्स रीडिंग वर टेकन ऑन ए कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इससे हमारे को 2-3 कंसेप्ट क्लियर होंगे डियर स्टूडेंट्स, देखना ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, बस सिर्फ इतना ही रखते हैं इसको, हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा डियर स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग कंसेक्टिव लेवल्स रीडिंग वर टेकन ऑन ए कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड। मतलब इस पॉइंट पे आपने बहुत फोकस करना है, कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड यूजिंग ए 3 मीटर स्टाफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टाफ का जो लेंथ होता है डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ जो स्टाफ होता है वो 3 मीटर टू 4 मीटर होता है, ठीक है। और एक आपको पता होना चाहिए इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो डिस्टेंस कितना होता है, 5 mm होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए स्टाफ से रिलेटेड जो हम लोग वर्क करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला डिस्टेंस, फॉलोइंग कंसेक्यूटिव लेवल्स रीडिंग्स वर टेकन, मतलब एक कंटिन्यूसली आपको स्लोप गिवन कर रखा है, जैसे इस तरीके का एक कंटिन्यूसली आपको स्लोप गिवन कर रखा है डिस्टेंस, इस तरीके का एक कंटिन्यूसली स्लोप आपको गिवन किया है। देखिए समझे ध्यान से, कैसा स्लोप गिवन कर रखा है, इस तरीके का एक कंटिन्यूसली स्लोप गिवन कर रखा है। ओके, अब आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स ले रखी हैं, ठीक है ना। 3 मीटर स्टाफ रीडिंग्स लिए आपने, विच ऑफ दीज रीडिंग्स आर द बैक साइड, मतलब आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सा बैक साइड रीडिंग है। ओके स्टूडेंट, जो फर्स्ट रीडिंग होता है हमारे पास, फर्स्ट रीडिंग ऑफ सर्वे, ठीक है ना, फर्स्ट रीडिंग ऑफ सर्वे, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बैक साइड रीडिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फर्स्ट रीडिंग ऑफ सर्वे इज नॉन एज बैक साइड। इसका मतलब जिसमें 0.425 गिवन कर रखा है वो करेक्ट आंसर है। तो ये 0.45, 0.45, 0.45 तो सभी में गिवन कर रखा है। अब कैसे हो, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैसे हो सकता है। और ड्यूएस टेंस जो लास्ट रीडिंग होता है, ठीक है ना, लास्ट इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लास्ट रीडिंग, ठीक है ना, लास्ट रीडिंग ऑफ सर्वे वर्क का जो लास्ट रीडिंग होता है डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं FS, 4 साइड रीडिंग बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, 4 साइड रीडिंग बोलते हैं, ठीक है, 4 साइड रीडिंग। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि लास्ट रीडिंग कौन सा है, 2955, मतलब जिस ऑप्शन में 2.955 है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये किसको बता रहा है डिस्टेंस, ये तो आपको FS को बता रहा है, 4 साइड को बता रहा है। तो कौन से ऑप्शन में लास्ट रीडिंग, तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता है। ओके, अब डिस्टेंस आपने यहाँ पे क्या रखा, मान लेते हैं आपने यहाँ पे अपना स्टाफ रखा, इस तरीके का आपने अपना स्टाफ यहाँ पे रखा और फर्स्ट रीडिंग आपने यहाँ पे लिया। इस पॉइंट का आपको क्या पता है, RL पता है, RL नॉन है, तो इस पॉइंट को हम लोग किसके नाम से जानेंगे डिस्टेंस, बेंच मार्क के नाम से जानेंगे। इस पॉइंट को क्या जानेंगे, बेंच मार्क के नाम से। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका एलिवेशन नॉन होता है अबव द डेटम। तो डिस्टेंस अब आप देखिए ध्यान से, एक हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को प्लीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए ना, KTP से जुड़े हुए हर स्टूडेंट को एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखिए दृश्य, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन देखिए ध्यान से, ये लाइन डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। इस लाइन को मतलब समझे, मैंने आपको क्या बताया था, HI का वैल्यू कब चेंज होता है, HI चेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और लाइन पॉइंट लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ HI
चेंज व्हेन इंस्ट्रूमेंट चेंज, व्हेन इंस्ट्रूमेंट चेंज, जब आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे तब ही हमारे पास किसका वैल्यू चेंज होगा, एच आई का वैल्यू चेंज होगा। अदरवाइज एच आई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, एच आई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एच आई कब चेंज होगा, जब आप इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से किसी दूसरे पॉइंट पे लाते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग कौन सा डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 0.425। सेकेंड रीडिंग है डियर स्टूडेंट्स। अब आप खुद सोचो, अगर आप इस पॉइंट पे रीडिंग ले रहे हैं तो ये वाला रीडिंग पहले वाली रीडिंग से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली देखिए कितना ज़्यादा होगा, ये इससे इतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये इससे इतना ज़्यादा है, यस और नो। तो इसका मतलब ये सही है, कितना है 1.035। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स, हमने थर्ड रीडिंग यहाँ पे लिया। जब हमने थर्ड रीडिंग यहाँ पे लिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जो है ये इससे भी ज़्यादा आना चाहिए, मीन्स 1.950, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये वैल्यू इसके भी ज़्यादा आना चाहिए। तो ये कितना वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 2.3 कितना है 60, ये भी सही है। नेक्स्ट रीडिंग ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रीडिंग हम लोग ले रहे हैं। तो इस बार जो रीडिंग हमको मिला ये कितना मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये इससे भी ज़्यादा होना चाहिए 2.950, यस और नो। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 2.590, मतलब ये भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट रीडिंग जब हम ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, इस वाली वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, बट इस बार तो हो गया उल्टा। क्या हुआ देखिए, इस बार देखिए इस पॉइंट को, यहाँ पे इस रीडिंग को देखिए ध्यान से, इस रीडिंग को देखिए ध्यान से, ये क्या है 0.750 है। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ये वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट ये वैल्यू तो क्या हो गई, कम हो गई। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने स्टाफ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने स्टाफ को रख रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, इसको लेवल करके रखेंगे, पता है आपको ये बात। तो यहाँ पे हम लोग स्टाफ को रखेंगे, और जो फर्स्ट रीडिंग ली जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे ली जाएगी, वो फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे ली जाएगी। जो फर्स्ट रीडिंग होगी किस पॉइंट पे ली जाती है, जिस पॉइंट का RL नॉन होता है। कंडीशन हमेशा आपको याद रहनी चाहिए, BS ऑलवेज वहाँ फाइंड की जाती है जिस पॉइंट का RL नॉन होता है। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे तो एक रीडिंग जो जिस यहाँ से जो लास्ट रीडिंग थी उसको आपने क्या बोला, FS। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट्स, FS मतलब 4 साइड रीडिंग। ये वाली जो रीडिंग है डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या बोल दिया, BS बैक साइड रीडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स 1 2 3, ये जो 3 रीडिंग्स हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट रीडिंग साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, इंटरमीडिएट साइट बोलेंगे। तो अब जब हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, यहाँ पे लेके आए, तो वैल्यू कितनी आ रही है, कितना वैल्यू आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, यार 0.750। इसका मतलब जो सेकंड हमारे को बैक साइड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वो हमारे को सेकंड बैक साइड ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। मींस फर्स्ट कौन सा हमारे पास, फर्स्ट है 0.425, कौन सा है 0.425, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। सेकंड कौन सा डिस्टेंस, सेकंड है हमारे पास सेकंड नंबर पे आना चाहिए 0.750। तो सेकंड नंबर पे कौन सा है 0.750। बस अब हमारे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया डिस्टेंस, थर्ड आंसर आ गया, यस और नो। कौन सा आंसर आया, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताता हूँ और कैसे। देखिए जब आपने क्या किया, यहाँ से फिर से हम लोग क्या करते हैं, सेम वही करेंगे। देखिए इस बार हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ डिस्टेंस, जो वैल्यू आएगा सेकंड वैल्यू जब हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए ये वैल्यू कितना हो गया 0.750। अब आप नेक्स्ट रीडिंग लेंगे तो ये रीडिंग क्या होगा, 0.750 से ज़्यादा आएगा। तो कितना आ रहा है 1.565, 1.565। नेक्स्ट रीडिंग ले रहे हैं आप, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स कितना है 2.450, 2.450। अगर आप नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं ये वाला रीडिंग, तो ये 2.450 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं ये वैल्यू कितना डिस्टेंस 0.310, कितना डिस्टेंस, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए इस वैल्यू को, 0.310 को ध्यान से देखिए। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ
कि इस बार हमने फिर से स्टाफ को क्या किया है, चेंज किया है। जब हमने स्टाफ को क्या किया, चेंज किया यहाँ पे इस तरीके से, तो इस बार जो ये रीडिंग आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू किसके इक्वलेंट है, ये वैल्यू किसके इक्वलेंट है डिस्टेंस, ये 0.310। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। अब मैं तो सोच ही सकता हूँ ये इस तरीके से, ठीक है डिस्टेंस। तो नेक्स्ट जब हम लोग रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग क्या होगा डिस्टेंस, इस तरीके का रीडिंग आएगा, यस और नो। ये रीडिंग देखिए, तो ये रीडिंग क्या है, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, यस। कितना है, 1.025। नेक्स्ट रीडिंग लेंगे डिस्टेंस इस तरीके से, तो वो इससे भी ज़्यादा आना चाहिए, कितना आ गया, 2.165। और अगर आपसे नेक्स्ट रीडिंग और लिया जाए तो डिस्टेंस नेक्स्ट रीडिंग कौन सा होगा, देखिए ये नेक्स्ट रीडिंग है, ये इससे भी ज़्यादा आना चाहिए, कितना हो गया, कितना है, थोड़ा सा नीचे करते इसको, कितना लास्ट 2.955, कितना हो गया डिस्टेंस 2.955। इसके बाद कोई भी रीडिंग नहीं है। तो अब आप इसमें एक क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूँ, इसमें अब आप बताइए, इसमें स्टूडेंट्स अब आप एक चीज़ बताइए कि इसमें कौन सा वैल्यू है बी एस वैल्यू कौन कौन से डिस्टेंस, बी एस जो वैल्यू है हमारे पास वो हो गए 0.425। सेकंड कौन सा डिस्टेंस 0.750 एंड थर्ड कौन सा वैल्यू हमारे पास 0.310। अगर आपसे एफ एस पूछा जाए, एफ एस वैल्यू का मतलब क्या होता है, फोर साइड। जब आप जैसे यहाँ से आपने रीडिंग लिया, इस पॉइंट से जो लास्ट रीडिंग है वो एफ एस कहलाएगा। तो कौन सा लास्ट रीडिंग 2.950। इस स्टेशन का लास्ट रीडिंग क्या डिस्टेंस 2.50। इस स्टेशन का डिस्टेंस लास्ट रीडिंग क्या है 2.955 आर द एफ एस। अगर आपसे पूछा जाए आई एस इंटरमीडिएट साइट, तो डिस्टेंस जो बीच की हैं कौन कौन सी 1.035, उसके बाद कौन सा है 1.950, ठीक है डिस्टेंस। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है डिस्टेंस 2.360, यस और नो, ओके। उसके बाद कौन सा है 1.565 डिस्टेंस। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद तो है नहीं, उसके बाद हुआ डिस्टेंस 2.45, तो इसमें आ गया, 3.10 इसमें चला गया। उसके बाद है डिस्टेंस 1.025, ओके। नेक्स्ट है 1.65। तो हाउ मेनी टोटल वैल्यूज, कितनी होगी डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देख लेते हैं वहाँ पे कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं, क्या वो 12 वैल्यूज़ है, और 12 है तो सही है, अदरवाइज कुछ गलत हो गया होगा। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सही है। तो एग्ज़ाम में डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं विच वैल्यू इज़ एफ एस एंड विच वैल्यू इज़ एफ एस एंड विच वैल्यू इज़ बी एस एंड विच वैल्यू इज़ आई एस। तो इस तरीके से हमारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे यहाँ पे क्लियर हो गए। बी एस का मतलब कौन सा है, बैक साइड। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे तो वहाँ से जो फर्स्ट रीडिंग ली जाएगी उस रीडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बी एस बोलेंगे। और उसी पॉइंट से जहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा है, इस इंस्ट्रूमेंट की लास्ट जो रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एफ एस होगी। फिर हमने इसको क्या किया, चेंज किया, जैसे यहाँ पे ले गए दूसरी जगह पे, यहाँ से जो फर्स्ट रीडिंग ली जाएगी इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने के बाद जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बी एस, और इसकी जो लास्ट रीडिंग उसको क्या बोलेंगे, एफ एस। फिर इसको चेंज किया। तो इस तरीके से जब चेंज करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग जो आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बी एस, और जो लास्ट रीडिंग होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट से उसको बोलते हैं एफ एस, और उसके बीच की जो वैल्यूज होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलिए, उसको बोलते हैं आई एस। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चेंज पॉइंट कौन कौन से हैं, बोलिए चेंज पॉइंट कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं ना चेंज पॉइंट कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी रीडिंग के बाद जो ली जा रही है वैल्यू। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 1 2 3 4 5, फिफ्थ। एक तो फिफ्थ हो गया हमारे पास,
मतलब जिस जिस रीडिंग के बाद चेंज हुआ है, फिफ्थ हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, तो कौन सा दूसरा डिस्टेंस, 9th। तो हाउ मैनी चेंज पॉइंट, 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो तो ऑलरेडी था ही, 2 चेंज पॉइंट है फिफ्थ रीडिंग के बाद और 9th रीडिंग के बाद क्या किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया जाएगा। डिस्टेंस इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इतना अगर आपको क्लियर है तो सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लेवल वाज सेट अप एट पॉइंट ए एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टॉप स्टेशन वाज 100 मीटर। कितना मीटर डिस्टेंस, 100 मीटर। ओके, द नेट कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एज अप्लाइड टू स्टॉप रीडिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी कंबाइंड करेक्शन एरर होता है वो कैसा होता है हमारे पास, वो नेगेटिव इन नेचर का होता है। देखिए दो तरह के करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं वहाँ पे अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, तो उसके कारण क्या आता है, एरर आता है। तो जब एरर आएगा तो क्या किया जाएगा, करेक्शन किया जाएगा, मतलब मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ट्रू वैल्यू से। जब मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू है तो एरर पॉजिटिव होगा। उस केस में जो हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा, वो सॉरी करेक्शन आएगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो और एक है हमारे पास रिफ्रैक्शन में, तो इसमें हमने क्या कर रखे हैं, कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, प्लीज़ आप इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा फॉलो कीजिए। ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं, अगर आपको ये रिजल्ट्स याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड रिफ्रैक्शन, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर कितना है डिस्टेंस, -0.0785 डी स्क्वायर, और डी यहाँ पे किस में, किलोमीटर में। कर्वेचर ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या डिस्टेंस, 1/72 cc, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, CR इक्वल टू 0.0112 डी स्क्वायर। नेक्स्ट है कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो वो किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, -0.0673 डी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस डाटा। और ये सारा मैंने ना ड्राइव करा रखा है, हमारे एक वीडियो है किसका, प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना तो आप देख सकते हैं, JKSSB सिविल, मैंने एक वीडियो डाल रखा है सर्वेइंग का, उसमें मैंने इसका पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है कैसे आया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे। तो अब डायरेक्ट रिजल्ट्स को जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या है, -0.0673, ठीक है। क्या है डिस्टेंस, देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर लेकर के आ जाते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा सॉरी स्टूडेंट। तो देखिए डिस्टेंस क्या आएगा, कंबाइंड जो करेक्शन है वो किसके इक्वल है, -0.0673 डी स्क्वायर के इक्वल है। बट डी किस में होना चाहिए, डी इन किलोमीटर, पर हमारे को डी कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यस और नो। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डी का वैल्यू कितना आएगा, डी इक्वल टू आ जाएगा 0.1 किलोमीटर, यस और नो, 0.1 किलोमीटर। आप वैल्यू को पुट करिए, जब आप रिजल्ट को पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, देखिए 0.0673 और 0.1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.0673 बटा 100 कर दीजिए, इसका मतलब कितना आ गया, 0.000673। तो ये कितना आ जाएगा, कोई ऑप्शन है ऐसा, तो इसमें क्या माइनस भी आना चाहिए, तो ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये और देखिए अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, इसका आंसर क्या था डिस्टेंस, फोर्थ था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट। तो आपको पता है कंटूर लाइन कौन सी होती है, कंटूर लाइन वो लाइन होती हैं जो सेम एलिवेशन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनाई जाती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर लाइंस बोलते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है कि ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड, मतलब एक दूसरे के पास बिल्कुल इस तरीके से बनाई हुई है हमने, बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई है, इस तरीके से बन रही है।
तो ये किस चीज़ को बताता है? ये स्टीप स्लोप को बताता है, या जेंटल स्लोप को बताता है, या यूनिफॉर्म स्लोप को बता रहा है, या प्लेन सरफेस को बता रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंटूरिंग का मतलब है स्पेसिंग बिटवीन कंटूर लाइन डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ द ग्राउंड। जो स्पेसिंग है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो स्लोप पे डिपेंड कर रहा है कि स्टीप स्लोप है, या जेंटल स्लोप है, या यूनिफॉर्म स्लोप है, या फिर प्लेन सरफेस है। इस चीज़ पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो देखिए पहला हमारे पास क्या है? स्पेसिंग इज स्मॉल। अगर बिल्कुल इन दोनों के बिटवीन जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये स्टीप स्लोप को बताता है। किसको बताता है? ये स्टीप स्लोप को बताता है। अगर स्पेसिंग क्या ज़्यादा है, डिस्टेंस, ये जेंटल स्लोप को बताता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंटूर लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड। अगर इक्वली स्पेस्ड है दे इंडिकेट ए यूनिफॉर्म स्लोप को बताता है। इफ द कंटूर लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड दे रिप्रेजेंट ए प्लेन सरफेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चारों ऑप्शंस थे। आई थिंक आपको क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट एडिशन रिपीटेड क्वेश्चन, ए टैक्योमेट्री द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है एडिटिव कांस्टेंट कितना होता है? 0 एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है? 100। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में ही कराया है, तो इसलिए इसमें मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई हैं पॉइंट टू पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं पता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप सबसे एक सिंगल और एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं कहूँगा हमारी कृष्णा टेक्निकल पाठशाला की अपनी ऐप है KTP क्लासेस के नाम से। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी हमसे स्टडी करना है, जस्ट लाइक एज RCC या SOM, या जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या फिर जो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कोई भी अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मतलब स्टडी करना है तो आप हमारी कृष्णा टेक्निकल पाठशाला की जो ऐप है KTP क्लासेस ऐप से आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।